नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अपमान। राधे श्याम जी और उनकी पत्नी आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उनको अच्छा अच्छा खाने को मिलने वाला था, क्योंकि उनकी बहू ने आज अपने घर में किट्टी पार्टी जो रखी थी। उनकी बहू ने अपने सारी सहेलियों को पार्टी में बुलाया था। राधे श्याम जी खुशी खुशी बाजार जाते हैं और जैसे ही वह अंदर आते हैं, घर के अंदर आते ही उनका सारा सामान ज़मीन में गिर जाता है। इस समय उनकी बहू रीता गुस्से में चमकते हुए उसके पास आई और बजाय पूछने की कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं आई, उनकी बहू चिल्लाते हुए कहने लगी, पिताजी आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आखिर आपका ध्यान कहाँ है? बहू की बातें सुनकर राधे श्याम जी हैरानी से अपनी बहू की ओर देखने लगे। फिर बहू बोली, अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? मैंने आपको कुछ सामान लाने के लिए भेजा था, वह भी आपने उसे खराब कर दिया। बताओ, अब छोला खस्ता ढोकला और या रसगुल्ला सब तो खराब हो गए हैं। अब मैं अपनी सहेलियों को क्या खिलाऊंगी? तभी राधे श्याम जी, जिन्हें अपनी बहू की बातें सुन अपराध बोध होने लगा था, रूंधे स्वर में कहने लगे, नहीं बहू, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो सामान लेकर आ ही रहा था। इस दौरान मुझे कुछ चक्कर सा आ गया और पता ही नहीं चला कि कब मैं गिर गया और मैं सब सामान लेकर गिर गया। लेकिन उनकी बहू रीता कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुंह बनाते हुए बोली, नहीं नहीं, आपकी गलती थोड़ी ही थी। दरअसल गलती तो मेरी है जो मैंने आपसे सामान मंगवाया। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं आपसे सामान बिल्कुल भी नहीं मंगवाती। सामने से उनका बेटा राहुल भी गुस्सा करते हुए कहने लगा, पिताजी आपने तो सारा सामान गिरा दिया। जब आपको लग रहा था कि चक्कर आ रहा है तो आपको बैठ जाना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। अब देखो सारा सामान खराब हो गया। अब सभी सहेलियों की नज़र राधे श्याम जी पर थी। अपने बेटे और बहू द्वारा बोले गए इतने कड़वे शब्दों से आहत होकर राधे श्याम जी अब रुका नहीं जा रहा था। वह अपने कमरे में जाकर बैठ गए। पैर फिसलने के कारण राधे श्याम जी के पैर में चोट लग गई थी, जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। उनका चश्मा भी टूट गया था। वह उन्हें इतनी तकलीफ़ नहीं दे रही थी जितने कि बेटे और बहू की तीखी बातों से उनके दिल को तकलीफ़ पहुंची थी। रह रहकर राधे श्याम जी और उनकी पत्नी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सोचने लगे कि पूरे 5 महीने हो गए हैं उन्हें अपनी बहू बेटों के घर आए हुए, और इस दौरान उन्होंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। बेटे बहू के कहने पर अपने गांव का मकान तक बेच दिया मैंने। घर में सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं। बहू और बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा किया। थकावट होने के बावजूद भी आज उफ तक न की, लेकिन बहू को यह सब नज़र नहीं आया और आज अगर उसका खाने का सामान गिर गया तो सबके सामने उसने मेरी कैसी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी। आज वह उस दिन को कोस रहे थे जब अपने बेटे बहू की बात मानकर अपने गांव का घर बेचकर यहाँ पर चले आए। दरअसल आज से करीब 5 महीने पहले जब रीता दूसरी बार माँ बनने वाली थी और एक दिन राहुल सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, रीता उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, राहुल, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरी हालत तुम जानते ही हो। अब मुझसे घर के काम नहीं हो रहे हैं, क्यों ना हम घर के काम के लिए एक मेड लगा लेते हैं। रीता की बात सुनकर राहुल ने कहा, नहीं, मेड का तो बहुत अधिक खर्चा हो जाएगा। अभी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। इस बारे में हम रात को बात करेंगे। मैं इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लूँगा, तुम चिंता ना करो। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे तुम्हें आराम ही आराम मिले। रीता
राहुल की यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई और बोली, ऐसा क्या करने वाले हो, मुझे भी तो बताओ। राहुल ने कहा, मैंने सोचा है कि क्यों ना गांव से माँ और बाबूजी को यहाँ बुला लेता हूँ। माँ तुम्हारा ख्याल भी अच्छे से रखेगी और बाबूजी घर का सामान भी ला दिया करेंगे और घर का काम भी आसानी से हो जाएगा। अपने सास ससुर को बुलाने का नाम सुनकर रीता का मुंह बन गया। कहने लगी, यह तरकीब निकाली थी तुमने? जब तुम्हारे माँ बाबूजी यहाँ रहेंगे तब कितना खर्च बढ़ेगा, इस बारे में तुमने सोचा नहीं? अरे रीता, इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। गांव वाला हम घर बेच देंगे, उससे जो भी पैसे मिल जाएंगे फिर हम लोगों को माँ बाबूजी को रखने में कोई परेशानी नहीं होगी और हमें पैसे भी तो मिलेंगे और माँ का घर का काम भी कर दिया करेंगी और बाद में बच्चों को पालने के लिए भी हम माँ को इसी घर में रखेंगे, तो मैं काम वाली बाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह बात सुनकर रीता तपाक से बोली, अरे वाह, यही बात तो मेरी माँ ने भी कही थी कि सासू माँ के होते हुए तुम्हें नौकरानी की क्या ज़रूरत है। राहुल पलटकर रीता की तरफ देखने लगा। तब रीता ने कहा, अरे माँ तो वह कह रही थी कि तुम्हारी सासू माँ रहेंगी तो तुम्हें घर के काम से लेकर बच्चों को संभालने तक सारे काम करती रहेंगी। रीता ने कहा, ठीक है, अपनी माँ से बात कर लो। तब राहुल ने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और कहा, माँ, रीता 5 महीने की प्रेग्नेंट है और उसको काम करने में दिक्कत होती है क्योंकि रवि 4 साल का हो गया है और रीता ना रवि को संभाल पाती है और न ही घर का काम कर पाती है। मैं भी ऑफिस चला जाता हूँ तो रीता को घर के काम करने में परेशानी हो जाती है। माँ, हो सके तो आप और बाबूजी यहाँ पर आ जाइए, रीता की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। राहुल की माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं शाम को बाबूजी से पूछ के बताती हूँ। शाम को जब राधे श्याम जी घर आए तब राहुल की माँ ने उनको राहुल की सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आखिर हम भी यहाँ घर में अकेले हैं। बात तो ठीक है शारदा, जब बच्चों को हमारी ज़रूरत है तब हम लोग काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। बेटा बहू हमें दूसरी बार इतनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? वहाँ बहू को परेशानी हो रही होगी, तुम जल्दी से सामान पैक करो और वहाँ चलने की तैयारी करो। अपने पति की बात सुनकर शारदा जी खुश हो गई। राधे श्याम जी ने अपनी पत्नी शारदा से कहा कि तुम राहुल से कह दो कि वह हम लोगों के लिए को लेने के लिए आ जाए। हम लोग चलकर अब शहर में ही रहते हैं। गांव में हम लोग एक ही जगह रहते रहते ऊब भी गए हैं। राहुल की माँ राहुल के पास फ़ोन करके बताती हैं कि बेटा, बाबूजी ने कहा है कि तुम हम लोगों को लेने के लिए यहाँ पर आ जाओ। राहुल ने उधर से फ़ोन पर कहा, माँ, आपको तो पता है ना कि रीता की तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे ऑफिस से टाइम भी नहीं मिलता। आप लोग ऐसा करो कि दोनों लोग बस से ही आ जाओ और मैं आप लोगों को बस अड्डे पर लेने के लिए आ जाऊंगा। शारदा जी ने अपने मन में सोचा कि बेटा तो सही कह रहा है। तब शारदा जी ने कहा, ठीक है बेटा, हम आ जाते हैं,
शारदा जी ने बड़े ही लाड़ और हमदर्दी के साथ अपने बेटे के पास आने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनका बेटा और बहू उन्हें किस इरादे से अपने पास बुला रहे थे। अगले दिन शारदा जी और राधे श्याम जी अपनी बहू और बेटे के पास एक बड़े से शहर में पहुंच गए। जैसे ही वह घर पहुँचे तो राहुल ने कहा, देखो ना माँ, आपकी बहू की कल से तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। पैरों में सूजन आ गई है। अब तक तो जैसे तैसे मैं खाना बनाकर काम चला रहा था। अब आप आ गई हैं तो आप रसोई संभालिए और घर की बाकी जिम्मेदारियां भी अब आपके हवाले है। बेटे ने उनसे इतना हक जताया कि शारदा जी बहुत खुश हो गई। सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है। इतने अपनेपन से उसने मेरे आते ही सारे घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। घर पहुँचते ही शारदा जी ने घर का सारा काम संभाल लिया और पूरे घर का काम करने लगी। सुबह नाश्ता से लेकर रात के खाने तक सारा का काम शारदा जी अकेले ही संभालती थीं। अपनी पत्नी शारदा को दिन रात काम में जुटे हुए देख राधे श्याम जी उनसे कहने लगे, अरे भगवान, तुम पूरा दिन काम में ही लगी रहती हो, कहीं तुम अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। फिर शारदा जी ने हंसते हुए कहा, अरे आप भी ना, बेटा बहू मुझे दूसरी बार दादी बनाने जा रहे हैं, कोई मजाक थोड़ी ना है। इस खुशी के आगे जो मुझे अपनी घुटनों का दर्द था वो भी नज़र नहीं आता। एक बार सब कुछ अच्छे से निपट जाए तो मेरी चिंता ख़त्म होगी। शारदा जी दादी बनने की खुशी में फूली नहीं समा रही थी और दादी बनने की खुशी में अपनी सारी थकावट भी भूल गई थी। वह खुशी खुशी अपनी बहू की सेवा करती जा रही थी। उसे समय से खाने के लिए पौष्टिक भोजन देती और समय पर उसे फल भी खाने को देती। बच्चों को स्कूल छोड़ने से लेकर घर का सारा काम राधे श्याम जी देख लेते। वह फल सब्जियां आदि सब लाकर देते। एक दिन शारदा जी फल काट रही थी, तभी राधे श्याम जी ने कहा कि थोड़ा फल मुझे भी खाने को दे दो। तब शारदा जी ने अपनी पति को थोड़ा सा फल खाने के लिए देती हैं। रीता यह सब देख रही थी। वह सारा फल उठाकर अपने कमरे में रख लेती है। फिर भी शारदा जी को बुरा नहीं लगता। वह सोचती हैं कि फल तो आखिर बहू के खाने के लिए ही मंगाया जाता है। तभी एक दिन जब राधे श्याम जी दूध रोटी खा रहे थे, रीता यहाँ देख रही थी। उसने अगले दिन अपने ससुर से कहा, बाबूजी, आप ऐसा कीजिए कि दूध 1 लीटर की जगह आधा लीटर लाया करिए। तब शारदा जी ने कहा,
बहू, आधा लीटर में दूध नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारे बाबूजी भी शाम को दूध रोटी खाते हैं। तब रीता ने कहा, माँ जी, राहुल अकेले कमाने वाले हैं और पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर है, तो हम लोगों को उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए। राधे श्याम जी और शारदा जी भी कुछ नहीं बोली। उस दिन से राधे श्याम जी आधा लीटर दूध ही लाने लगे। अब राधे श्याम जी को दूध रोटी खाने का मन भी करता, तब भी वह नहीं खा पाते। एक दिन शारदा जी और राधे श्याम जी अपने पोते को गोद में लेकर खूब लाड़ प्यार जता रही थीं। वह दोनों उसको बला ही लेते जा रहे थे। तभी उनका बेटा राहुल अपने बाबूजी के पास आता है और कहता है, बाबूजी, रीता की डिलीवरी के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं और मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ। हम लोगों ने जो गांव का घर बेचा था, उस रुपए की मैंने एफडी करवा दी है आप दोनों के नाम की, लेकिन अभी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो क्या आप वह गांव की खेत वाली जो ज़मीन है उसे बेच दिया जाए, उससे कुछ घर चलाने के लिए पैसे मिल जाएंगे। तब राधे श्याम जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। अगले दिन जब शारदा जी रसोई का सारा काम निपटाकर कमरे में पहुंची तो राधे श्याम जी बैठे हुए सोच रहे थे कि शारदा जी बोली, अरे क्या बात है, बहुत सोच में डूबे हुए हैं। तब राधे श्याम जी ने कहा, शारदा, बहुत समय से राहुल घर चलाने के लिए अकेला परेशान था। देखा जाए तो उसकी बात भी सही है। अब मैं गांव की खेती का क्या करूँगा? अब बुढ़ापे में हम कब तक बेटे बहू से अलग रहेंगे? आखिर हम भी बुढ़ापे में बेटे बहू का ही सहारा चाहिए। तो मेरे मन में विचार आया कि हम अपने गांव वाली खेती को ज़मीन बेच देते हैं और मेरी एक एफडी के पैसे जो मिलने वाले हैं, तो कुल मिलाकर इतना पैसा तो आ जाएगा कि राहुल हम लोगों का और बहू और बच्चों का खर्चा आसानी से चला सकें, जिसमें हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। यह बात सुनकर शारदा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और कहने लगी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। फिर राधे श्याम जी बोले, ठीक है शारदा, मैं कल ही गांव के लिए निकल जाता हूँ और गांव की ज़मीन बेचकर सारे पैसे मैं राहुल को दे देता हूँ। इस सब काम में 1 सप्ताह तो लग जाएगा। फिर शारदा जी ने कहा, जल्दी करना, बहू की डिलीवरी पास आ रही है। राधे श्याम जी ने कहा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन राधे श्याम जी गांव के लिए निकल गए। उनके बेटा बहू गांव का मकान बेचने के पैसे आने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। वे दोनों खुली आंखों से बड़े सपने देखने लगे। कुछ दिनों बाद रीता के घर में नन्ही सी परी आती है। तभी एक दिन की बात है, जब शारदा जी रसोई घर से काम करके बाहर आईं, तब उन्होंने परी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत दौड़ी दौड़ी गईं और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक उनकी बहू गुस्से में बोली, माँ जी, आपने परी को बिना हाथ धोए कैसे उठा लिया? क्या आपको इतना भी मालूम नहीं? इससे परी को इन्फेक्शन हो जाएगा। शारदा जी की बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर स्तंभ रह गईं।
उन्हें हैरानी हो रही थी कि उनकी बहू यह सब बातें उनके बेटे राहुल के सामने कह रही थी, लेकिन राहुल ने उसे एक शब्द तक नहीं कहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और शारदा जी की बहू रीता इस तरह उन्हें किसी न किसी काम से कोई न कोई कमी निकालती रहती और उनका बेटा यह सब सुनता और देखता रहता, लेकिन कभी भी कुछ नहीं बोलता। जब परी 1 साल की हो गई तो राहुल और रीता ने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी वाले दिन रीता अपनी सासू माँ शारदा जी के पास गई और कहने लगी, माँ जी, आज घर में मेहमान आएंगे तो कोई अच्छी सी साड़ी पहन लेना। शारदा जी गांव से लाई हुई साड़ी पहन लेती हैं। रीता जब देखती है तो गुस्से में आग बबूला हो जाती है और कहती है कि माँ जी, आपने यह क्या गांव की साड़ी पहनी है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मेहमानों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? तो आप एक काम कीजिए, आज आप पार्टी के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए, लेकिन संभल कर पहनना, क्योंकि यह साड़ी मेरे मायके से आई थी और बहुत महंगी है। ध्यान रखना कि इस साड़ी पर कोई दाग न पड़े। शारदा जी ने कहा, ठीक है बहू, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी साड़ी पहन लूँगी, लेकिन ज़्यादा महंगी साड़ी मत देना, कोई हल्की सी साड़ी देना, तभी मैं पहनूँगी। रीता ने अपनी अलमारी में से एक साड़ी निकालकर अपनी सासू माँ को देते हुए कहा, लो माँ जी, आप यह साड़ी पहन लेना। ऐसी साड़ी तो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी, जैसी मैं आज आपको पहनने के लिए दे रही हूँ। बहू की यह बातें शारदा जी के मन ही मन दर्द दे रही थीं। अपनी बहू की साड़ी पहनने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन अपने पति के कहने पर उन्होंने साड़ी तो पहन ली। उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में बहू की साड़ी पहन ली। शाम को पार्टी के दौरान उनका बेटा बहू सभी मेहमानों के साथ हंसने बोलने में व्यस्त थे। उधर शारदा जी भाग दौड़ करते हुए सारा काम संभाल रही थीं। उनके पति राधे श्याम जी पार्टी में सारा काम संभाल रहे थे। सभी मेहमानों की खातिरदारी करते करते शारदा जी और राधे श्याम जी थकावट महसूस होने लगी थी। इस दौरान उनके पैर रसोई के दरवाजे की चौखट से टकरा गए। शारदा जी के साड़ी के ऊपर चाय गिर गई। वह जल्दी से बाथरूम में गईं और चाय की दाग को उन्होंने जल्दी जल्दी धुल दिया। फिर वह मेहमानों के आवाभगत में लग गई। जब उनकी बहू ने देखा कि माँ जी की साड़ी पर किसी चीज़ का दाग लगा है तो वह खरी खोटी सुनाने लगी। ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर उनकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और बिना खाना खाए वह कमरे में चली गई और बहू की साड़ी को उतार कर एक तरफ रख दिया। पार्टी के बाद उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं कल तुम्हारी साड़ी साफ़ करके तुम्हें दे दूँगी। तो रीता गुस्से से बोली, कोई ज़रूरत नहीं इतनी मेहरबानी करने की। मैं अपनी साड़ी को घर में नहीं धोती, मैं अपनी साड़ी को ड्राई क्लीन करवाती हूँ। एक साड़ी को ड्राई क्लीन करवाने का खर्चा करीब 400 रुपये आता है। मैं आपकी तरह सस्ती साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। बहू की यह बातें सुनकर शारदा जी स्वयं को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। अब उनका उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। शारदा जी अपने कमरे में चली जाती हैं। पीछे पीछे राधे श्याम जी जाते हैं। शारदा जी अपने पति को देखकर अपमानित महसूस कर रही थी। वह कहती हैं कि मैंने साड़ी पर चाय जबरन नहीं गिराया था, वह तो ठोकर लगने की वजह से साड़ी के ऊपर चाय गिर गई। राधे श्याम जी ने कहा, हाँ मुझे पता है, फिर भी चलो छोड़ो, बहू की बातों का बुरा मत मानो।
राधे श्याम जी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम सुबह से काम कर रही थी, थक गई होगी, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, तुम खाना खा लो और सो जाओ। शारदा जी कहती हैं कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप खा लीजिए। दोनों पति पत्नी बिना खाए ही सो जाते हैं। बेटे और बहू ने यह तक नहीं कहा कि माँ और बाबूजी, आपने खाना क्यों नहीं खाया। पार्टी के अगले ही दिन राहुल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी राधे श्याम जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे कुछ रुपए दे दो, मुझे अपनी और तुम्हारी माँ की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, वह लानी है। राहुल ने कहा, पिताजी आपको तो पता है ना कि कल परी का जन्मदिन था और मेरे पास अभी बिल्कुल भी रुपए नहीं हैं। इतना सुनते ही राधे श्याम जी को गुस्सा आ जाता है। वह कहते हैं, बेटा अभी 1 हफ्ते पहले ही तो मैंने तुम्हें ज़मीन बेचकर रुपए दिए थे। तो राहुल ने कहा, पिताजी रुपए के खर्च करने के लिए होते हैं, रखने के लिए नहीं। यह सब बातें शारदा जी भी सुन रही थीं। शारदा जी और राधे श्याम जी ने अपनी बहू और बेटे के बर्ताव से काफ़ी नाराज़ हो गए थे। तब उन्होंने तय किया कि वह अब शहर में नहीं रहेंगे, वह अब गांव चले जाएंगे। लेकिन उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। आखिर वह गांव में कहाँ रहते। शाम को जब राहुल ऑफिस से घर आ जाता है तब राधे श्याम जी अपने बेटे और बहू के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा मैंने जो घर बेचा था उसमें तुमने कहा था कि तुमने वह रुपए मेरे और अपनी माँ की एफडी करवा दी है, तो वह रुपए तुम मुझे दे दो। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम गांव चले जाएंगे। राहुल ने कहा, पिताजी वह रुपए मैंने आप दोनों के नाम नहीं बल्कि रीता के नाम फिक्स किया था। इतना सुनते ही राधे श्याम जी आग बबूला हो गए और बहू और बेटे के ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तब राहुल ने कहा, पिताजी आपको जो करना है कर लीजिए, अब रुपए आपको वापस नहीं मिलेंगे। राधे श्याम जी पुलिस चौकी में जाते हैं और अपने बेटे और बहू की शिकायत दर्ज करवाते हैं। पुलिस वाले राधे श्याम जी की सारी बात सुनते हैं कि कैसे उनके बेटे और बहू ने उनकी ज़मीन और घर बेचकर सारा पैसा हड़प लिया। पुलिस वाले उनके बेटे और बहू से एफडी का पैसा तुड़ाकर राधे श्याम जी और शारदा जी को दिलाते हैं। अब राहुल और रीता कुछ नहीं बोल पाते। राधे श्याम जी मार्केट जाते हैं और वहाँ से एक महंगी साड़ी और छोला खस्ता, ढोकला और रसमलाई लाकर अपने बेटे और बहू को देते हैं और कहते हैं कि यह लो, यह सब तो कभी हम लोगों ने पहने और खाया नहीं है। अपनी माँ से पूछो, उन्होंने तुम्हारे लिए कितनी साड़ियाँ कुर्बान कर दी और तुम एक साड़ी पर अपनी माँ को सबके सामने अपमानित किया और मुझे भी। अब रीता और राहुल को अपने किए हुए दुर्व्यवहार से बहुत पछतावा होने लगा और उन लोगों ने अपने माता पिता से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। लेकिन राधे श्याम जी ने अपने बहू और बेटों को माफ़ नहीं किया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।